गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन नंबर 3 देख रहे थे, रूलिंग द कंट्री साइड, पेज नंबर 31। तो देखिए, अभी तक हमने ये देखा था कि कैसे इंडिगो की डिमांड इंडिया में बढ़ती जा रही थी क्योंकि बाकी जगह से उसका सप्लाई कम हो गया था। तो जो ब्रिटिश कंपनी थी वो चाहती थी कि इंडिया में उसका ज़्यादा प्रोडक्शन हो। चलिए हम देखते हैं। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। Faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे इंडिगो की डिमांड यूरोप में बढ़ने लगी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में और तरीके ढूंढने लगी थी कि इसको हम कैसे और ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो कर सकें, कल्टीवेट कर सकें। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 32। From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly. देखिए, इसमें यही बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले 18th सेंचुरी में इंडिगो का प्रोडक्शन, कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगा था बंगाल में। इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया था उसका प्रोडक्शन, एंड बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। डोमिनेट का मतलब होता है हैव पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर। तो जो बंगाल का इंडिगो था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और पूरे मार्केट में वही सिर्फ सेल हो रहा था। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वॉज फ्रॉम इंडिया। इन 1788 की बात बताया जा रहा है कि जो इंडिगो ब्रिटेन में जाता था वो 30% इंडिया का ही था। By 1810, the proportion had gone up to 95%. फिर 1810 में ये क्या हुआ था, इंक्रीज हो गया था 30 से 95%। मतलब जो ब्रिटेन में 95% इंडिगो जा रहा था वो इंडिया से था। As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. तो इसमें यही बताया जा रहा है जैसे इंडिगो का व्यापार बढ़ने लगा, सब जगह डिमांड उसकी बढ़ने लगी, तो जो लोग थे, ऑफिशियल्स थे, एजेंट्स जो लोग थे कंपनी के, वो क्या करने लगे थे, पैसा लगाने लगे थे इंडिगो के प्रोडक्शन में। वही ज़मीन ले लेते थे, उसके सीड्स ले लेते थे, वहाँ पे वो ग्रो करते थे, फिर उसे सेल करते थे। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर द इंडिगो बिजनेस। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जो कंपनी में काम करते थे वो छोड़ के वो इंडिगो के बिजनेस में ध्यान देने लगे। Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. तो इसमें यही बताया गया है कि बहुत सारे लोग, जो इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था। प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ हाई प्रॉस्पेक्ट। तो जो स्कॉट्समैन थे, इंग्लिशमैन थे, जो इंडिया आए थे, वो सब क्या करने लगे थे, इंडिगो का प्लांटेशन करने लगे थे, इंडिगो के बिजनेस में ध्यान देने लगे थे। Those who had no money to produce indigo could get loan from the company and the banks that were coming up at the time. जिसमें यही बताया जा रहा है जो लोगों के पास पैसा नहीं रहता था वो लोन ले लेते थे कंपनी से या कोई बैंक से, जिससे वो प्रोड्यूस कर सके। How was indigo cultivated? There are two main systems of indigo cultivation. इंडिगो कल्टीवेशन के दो सिस्टम हुआ करते थे, एक निज था एंड रियोती था दूसरा। Within the system of niche cultivation, the planter produce indigo in lands that he directly control. जो निज सिस्टम था उसमें क्या हुआ करता था, कोई भी पर्सन एक जमीन ले लेते थे और उसमें वो इंडिगो उगाते थे और उसका पूरा खुद ही देखते थे। He either bought the land or rented it from other zamindars and produce indigo by directly employing hired laborers. तो इसमें यही बताया जा रहा है कि वो ज़मीन उनकी खुद की हुआ करती थी या वो किसी से रेंट पे लिया करते थे और वहाँ पे वो इंडिगो उगाते थे। और जैसे मानो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाना है, देखना है, तो उसके लिए वो लेबर्स को भी रेंट में हायर कर लेते थे, जिनको वो मनी, सैलरी या वेजेस दिया करते थे। देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट, इसको देखते हैं। In the 18th century, French planters produced indigo and sugar in the French colony. इसमें ये बताया जा रहा है जो फ्रेंच के लोग थे, फ्रेंच प्लांटर्स थे 18th सेंचुरी में, वो इंडिगो बनाते थे और शुगर को ग्रो करते थे। कहाँ पे, फ्रेंच कॉलोनी में।
ऑफ सेंट डोमिंगो इन द कैरिबियन आइलैंड। सेंट डोमिंगो में और कैरिबियन आइलैंड में काम करते थे। द अफ्रीकन स्लेव्स का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज ओन्ड बाय समवन एल्स, द स्लेव ओनर। अ स्लेव हैज नो फ्रीडम एंड इज कंपेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर। मतलब जो नौकर होता है, एक तरीके से कह सकते हैं स्लेव वही होता था, वो किसी के अंदर उसको काम करना पड़ता था। द अफ्रीकन स्लेव्स हु वर्कड ऑन द प्लांटेशंस रोज इन द रिबेलियन इन 1791। तो वही बताया गया, जो अफ्रीका में लोग किसी के अंदर जब काम कर रहे थे तो वो बहुत गुस्से में आ गए, उन्होंने रिबेल कर दिया, मतलब लड़ाई छेड़ दी 1791 में। बर्निंग द प्लांटेशन, मतलब जहाँ पे वो चीज़ें उगाई गई थी वहाँ पे उसको जला दिया गया। किलिंग देयर रिच प्लांटर्स, जो मालिक थे उनको जला दिया, मार दिया। इन 1792 फ्रेंच अबॉलिश स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनी। फिर जो फ्रांस में फ्रेंच कॉलोनी में स्लेवरी सिस्टम हटा दिया गया था, कोई अब किसी का नौकर नहीं था। These events lead to the collapse of indigo plantation on the Caribbean island। इसी कारण से वहाँ पे इंडिगो का प्लांटेशन बहुत कम हो गया था, इंडिगो बहुत कम क्वांटिटी में ग्रो होने लगा था। अब आता है द प्रॉब्लम विथ निच कल्टीवेशन। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन। तो इसमें यही बताया गया है, जो प्लांटर्स थे उनको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी इंडिगो को कल्टीवेट करने में। इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड। इंडिगो जो कल्टीवेट होता है, ग्रो होता है, वो कौन से लैंड में होता है? फर्टाइल लैंड में होता है। एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। लेकिन जो पहले से ज़मीन थी, जो फर्टाइल लैंड थी, वो पहले से ही बहुत सारे लोग उसमें कुछ कुछ उगा रखे थे, वो पहले से ही बिजी थी, पॉपुलेटेड थी। ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। इसलिए बहुत छोटे छोटे ज़मीन मिल रहे थे जहाँ पे हम इंडिगो को ग्रो कर सकते थे। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टीवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। तो यही जो प्लांटर्स थे उनको क्या चाहिए था? बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए थी, ऐसे ब्लॉक शेप में, जहाँ पे वो अपना इंडिगो को ज़्यादा क्वान्टिटी में ग्रो कर सके। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम? उन्हें कहाँ से ऐसी ज़मीन मिले? They attempted to lease in the land around the indigo factory। तो वो क्या करने लगे, जो इंडिगो फैक्ट्री थी उसके पास में ही वो रेंट पे, लीज का मतलब होता है रेंट पे ज़मीन लेने लगे थे। एंड evict the peasants from the area। peasants फार्मर्स होते हैं, तो वहाँ evict का मतलब है एक्सपेल, मतलब वहाँ से वो फार्मर्स को जगह से वो हटाने लगे थे, या किसान को वहाँ से हटाने लगे थे। बट दिस ऑलवेज लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। जब भी आप किसी को ज़मीन से उसके हटाओगे तो लड़ाइयाँ तो होनी ही है। नॉर वॉज लेबर ईजी टू मोबिलाइज। वहाँ पे लेकिन लेबर मिलने में भी बहुत दिक्कत जा रही थी। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। और बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जब आप कोई चीज़ ज़्यादा क्वान्टिटी में ग्रो करते हो तो। And labor was needed precisely at the time when peasants were usually busy with their rice cultivation। तो इसमें वही बताया जा रहा है कि लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। लेकिन जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो उस टाइम पे क्या उगाते थे? राइस। उस टाइम उनका राइस का सीज़न होता था, तो वो जो फार्मर्स हुआ करते थे वो वहाँ बिजी होते थे। नेक्स्ट पेज में आते हैं। निच कल्टिवेशन on a large scale also required many plugs and bullocks। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो निच कल्टीवेशन के लिए आपका जो एरिया था वो बहुत बड़ा था, तो उसके लिए आपको मशीन्स की, बुलक कार्ट की ज़रूरत थी। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लग्स। बीघा का मतलब होता है अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। बिफोर ब्रिटिश रूल द साइज ऑफ दिस एरिया वेरी। तो पहले जब ब्रिटिश नहीं आए थे उसके पहले ये मतलब अलग अलग नाप का था। एक ये ज़मीन को मेजर करने की यूनिट है। इन बंगाल द ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़। फिर जब बंगाल में ब्रिटिश आ गए थे तब उन्होंने उसको फिक्स कर दिया था 1/3 ऑफ एन एकड़, मतलब एकड़ का 1/3 हिस्सा बीघा कहलाता है। तो वही बताया जाता है कि एक बीघे को, 1 बीघा को इंडिगो ग्रो करने के लिए आपको 2 प्लग्स की नीड थी। दिस मीन दैट अ प्लांटर विथ 1000 बीघास वुड नीड 2000 प्लग्स। तो इसलिए जो प्लांटर था अगर उसकी ज़मीन का साइज है 1000 बीघा तो उसे 2000 प्लग्स की ज़रूरतें थी। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लग्स
वॉज अ बिग प्रॉब्लम। तो इतनी सारी प्लग खरीदना और उसको मेंटेन करना, उसको साफ सुथरा करके रखना, उसकी रिपेयरिंग कराने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। Nor could supplies be easily got from the peasants since their plugs and bullocks were busy on their rice field again exactly at the time that the indigo planters needed them। तो वही बताया जा रहा है कि वह किसी और फार्मर से या पीजेंट से उधार में भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि उस टाइम वो अपना राइस कल्टीवेट करने में लगे रहते थे। वो जितनी उनकी बुलक्स थी, प्लग्स थी, सब वहाँ पे यूज़ होता रहता था। टिल द लेट 19th century planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation। तो वही बताया जा रहा है कि 19th सेंचुरी में जो प्लांटर्स थे वो अपना एरिया बढ़ाना चाहते थे। रिलुकेंट का मतलब इच्छुक थे और एरिया को बढ़ाने में। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि 25% से कम जमीन निच सिस्टम के अंदर थी। द रेस्ट वॉज अंडर एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टिवेशन, द रियोती सिस्टम। और जो बाकी जमीन थी वो कहाँ थी? दूसरे सिस्टम के अंदर थी। तो देखिए इसमें भी बताया गया है कि दो सिस्टम हुआ करते हैं, एक होता है निच और एक होता है रियोती। तो निच में यही होता है कि जो भी पर्सन की ज़मीन होती है या वो किराए से ले लेता है, वहाँ पे वो इंडिगो खुद ग्रो करता है, उसकी देखभाल वो खुद ही करता है। लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या हुई थी? उसी टाइम पे जो बाकी लोग थे, बाकी किसान थे, वो कहाँ बिजी थे? राइस कल्टीवेशन में। और निच के लिए आपको मशीन की ज़रूरत थी और ब्लक्स की ज़रूरत थी, जो कहाँ बिजी थे? राइस कल्टीवेशन में बिजी थे। और सिर्फ निच सिस्टम में कल्टीवेशन में 25% लैंड यूज थी, बाकी रियोती सिस्टम के लिए थी। और हमने देखा कि कैसे डिमांड अचानक से इंडिगो की इंक्रीज हो गई थी। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।